तो आज हम यही करने वाले हैं। हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पब्लिक रिकॉर्ड्स के आधार पर। कोई अफवाह नहीं, कोई अटकले नहीं, बस वो जो असल दस्तावेज हमें बताते हैं। तो इसे ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले ये एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या भला, फिर इन लाखों दस्तावेजों के भंडार को समझेंगे। इसके बाद उस संबंधों के जाल पर नजर डालेंगे जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। फिर हिरासत में हुई मौत की कहानी को देखेंगे और आखिर में हम जानेंगे कि इन सब खुलासों का नतीजा क्या निकल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। तो सवाल ये है कि इन एप्स्टीन फाइल्स में असल में है क्या? ये सवाल शायद हम सबके दिमाग में है, और इसका जवाब देखिए कोई एक सिंपल सी लिस्ट नहीं है जैसा कि कई लोग सोच रहे हैं। मामला उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो ये गलतफहमी दूर करनी होगी। एप्स्टीन फाइल्स कोई एक फाइल या एक दस्तावेज नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी हो। और इस लाइब्रेरी में क्या है? कोर्ट के कागजात, पुलिस की जांच रिपोर्ट, सबूत, और ये सब कुछ अमेरिकी न्याय विभाग ने पब्लिक के लिए खोल दिया है। तो अब देखते हैं कि ये जो जानकारी का भंडार है ये आखिर कितना बड़ा है। 60 लाख, जी हां, 6 मिलियन से भी ज्यादा पन्ने। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना। और ये तो सिर्फ कागज हैं। इनके अलावा हजारों वीडियो और तस्वीरें भी हैं। मतलब ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये केस कितना बड़ा और कितना गहरा है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी जानकारी को कोई आम इंसान देखेगा कैसे? तो इसी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने justice.gov पर एक डिजिटल आर्काइव, एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और कोई भी जाके इन रिकॉर्ड्स को खुद देख और पढ़ सके। ठीक है, तो अब पता चल गया कि फाइलें बहुत सारी हैं, पर इन लाखों पन्नों के अंदर आखिर है क्या? चलिए अब जरा डेटा की गहराई में उतरते हैं। इन सभी दस्तावेजों में से एक चीज है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, और वो हैं जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट जेट्स के फ्लाइट लॉग्स। यहां आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही रॉ डेटा है। किस तारीख को प्लेन कहां से उड़ा, कहां उतरा, और सबसे जरूरी कौन कौन साथ में था, सब कुछ इसमें दर्ज है। आप देखेंगे कि कुछ नाम जैसे कि किसलेन मैक्सवेल, ग्लेन डुबिन, वर्जीनिया रॉबर्ट्स, ये बार बार सामने आते हैं, और इन्हीं से सालों तक पहले इस पूरे नेटवर्क की एक धुंधली सी तस्वीर बननी शुरू होती है। और फिर आते हैं वो नाम जिन्हें हम और आप, पूरी दुनिया जानती है। बिल क्लिंटन, स्टीफन हॉकिंग, माइकल जैक्सन। ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन, और ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज इसे ध्यान से सुनिए, किसी का नाम इस लिस्ट में होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी गलत काम में शामिल थे। हर नाम के पीछे का संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल अलग हो सकता है। ये दस्तावेज सिर्फ नामों की एक सूची दिखाते हैं, ये किसी के गुनाह का फैसला नहीं सुनाते। अब इन फाइल्स का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है जो एप्स्टीन के नेटवर्क से नहीं, बल्कि उसकी अपनी मौत से जुड़ा है, जो कि खुद एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो जब जांच शुरू हुई तो इन्वेस्टिगेटर्स को एप्स्टीन की सेल के पास हाथ से लिखा हुआ एक साइन मिला। इसमें देखिए साफ साफ लिखा है कि हर 30 मिनट में चेकिंग होनी है। एकदम सीधा और क्लियर ऑर्डर। लेकिन यहीं पर पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट ये कहती है कि ऑर्डर तो था, पर उसे फॉलो नहीं किया गया। कई बार तो चेकिंग हुई ही नहीं। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ऑफिसर्स ने रिकॉर्ड्स में झूठ लिखा, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने चेकिंग की थी। ये जो आप देख रहे हैं, ये उस जेल की स्पेशल हाउसिंग यूनिट का ऑफिशियल नक्शा है। एप्स्टीन की सेल एल टियर पर थी, एक ऐसी जगह जिसे बहुत ज्यादा सिक्योर माना जाता था, जहां से निकलना नामुमकिन था। और फिर जांच में एक और चौंकाने वाली बात पता चली। जो कैमरा बिल्कुल एप्स्टीन की सेल के बाहर लगा था, जिसकी नजर सीधे उसके दरवाजे पर होनी चाहिए थी, वो कैमरा रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था। और ये तस्वीर असल में पूरी गड़बड़ी को साफ साफ दिखाती है। पास में एक ही कैमरा था जो काम कर रहा था, लेकिन उसका व्यू, उसका एंगल ऐसा था कि वो एप्स्टीन के सेल के दरवाजे को कवर ही नहीं करता था। एक परफेक्ट ब्लाइंड स्पॉट बन गया था। तो सवाल ये है कि इन दस्तावेजों के पब्लिक होने से आखिर बदला क्या? क्या ये इस कहानी का अंत है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो कई मायनों में एक नई शुरुआत है। इसका असर हमें आज भी देखने को मिल रहा है। एंड्रू माउंटबेटन विंजर जैसे हाई प्रोफाइल लोगों पर अमेरिकी अधिकारियों के साथ सहयोग करने का दबाव फिर से बढ़ गया है। न्यू मैक्सिको में जोरो रांच जैसी जगहों से जुड़ी पुरानी जांचें फिर से खोल दी गई हैं, और जिन भी लोगों या संस्थाओं के नाम इन फाइलों में हैं,
वे सब लगातार पब्लिक और कानूनी जांच के दायरे में हैं। और जैसा कि CBS न्यूज़ की ये रिपोर्ट कहती है, इन खुलासों ने प्रिंस एंड्रयू जैसे बड़े नामों से जुड़े सवालों को फिर से जिंदा कर दिया है। सवाल वही पुराना है, क्या उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए? लेकिन अब ये सवाल पहले से कहीं ज्यादा जोर शोर से पूछा जा रहा है। और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। जब सारे रिकॉर्ड्स, सारे सबूत पब्लिक के सामने रख दिए जाते हैं, तो क्या सिर्फ इतना ही काफी है? जवाबदेही का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ जानकारी का बाहर आ जाना ही जवाबदेही है, या फिर उस जानकारी पर एक्शन